बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं जिनमें हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कि आप जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें आप कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसमें हमने पीछे सारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और अब हम पहुंच आए हैं कि कैपिटल रेशनिंग क्या होती है। कैपिटल रेशनिंग ये होती है कि अगर आपको कोई बजट कॉन्स्ट्रेंट हो और आपको एक सीलिंग दे दी गई हो कि यहाँ तक आप बजट एक्सपेंड कर सकते हैं और आपके सामने प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपके पास टोटल बजट इतना है। तो फिर उसमें कैपिटल रेशनिंग अकर्स व्हेन कॉन्स्ट्रेंट और बजट सीलिंग इज प्लेस्ड ऑन द टोटल साइज और कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड। तो एक पीरियड के दौरान हमें पता चल गया कि हमने इतना बजट टोटल एक्सपेंड करना है, तो वो कैपिटल रेशनिंग होती है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि जूली मिलर मस्ट डिटरमिन व्हाट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक। बास्केट वाउंडर्स जो उनकी कंपनी है वो उसमें कितने लेगा, वो एज ए फाइनेंस मैनेजर कितने लेगा। शी इज़ लिमिटेड टू मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ $32,500 ओनली फॉर द कैपिटल बजटिंग पीरियड। तो कैपिटल बजटिंग पीरियड जो उसके पास है वो है $32,000, इससे ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो इतना बजट की कॉन्स्ट्रेंट उसको लग गई और उसने अब कौन सा प्रोजेक्ट लेना है इसमें कैसे डिटरमिन करेगा। तो इसकी हम देखते हैं जी, हमारे पास अवेलेबल प्रोजेक्ट्स क्या हैं। हमने जब देखा कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हमने इनिशियल कैश आउटफ्लो भी हमने निकाल लिया। इनिशियल कैश आउटफ्लो हमारा ये था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी उसका हमारा पता चल गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पता है हमें और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पता है। मीन आपके अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपको वर्किंग करके दे दी कि ये जी ABCDH तक प्रोजेक्ट्स हैं और उस पे आपके पास ये सारी आपको वर्किंग जो चाहिए थी वो दे दी। अब आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है कि आप $32,500 तक आपने इस पे करना है। तो अब आप इसको किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, कैसे करेंगे कि आप इस बजट में आपको बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाए। तो जब आप चूज़ करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, तो ये देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा किसका है जी, ये 37% है, 28 है और 25 है, ये बड़े हैं। तो आप अब इसको 26 है, तो आप क्या करेंगे, आपने ये निकाल लिए तीनों प्रोजेक्ट जिसमें CF और E में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 37% है, 28% है और 26% है, नीचे 25% आ रहा है। मीन आपने इसको सॉर्ट कर लिया, सॉर्टिंग कर ली आपने बाई ग्रेटर टू स्मॉलर। अब ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जब आप आए, आपने देखा सबसे ज़्यादा मुझे 37% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, फिर 28% मिल रहा है और फिर 26। अब आप इसको जब आपने टोटल किया तो आपने ये देखा कि ये मेरे बजट में आ रहा है, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ $32,000 की जो मेरे पास है उसमें ये तीन फ़र्ज किया आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट CF एंड E हैज़ टू 3 लार्जेस्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इनके ज़ाहिर है लार्जेस्ट हैं। द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द शेयर होल्डर्स वेल्थ कितनी इंक्रीज होगी वो आप इसमें से टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 27,000 विद $32,500 लगाने के बाद आउटले आपको इसकी जो रिटर्न मिल जाएगा, ये इसमें वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है 32,500, ये देखें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है और इस पे आपको जो डॉलर मिल रहे हैं वो 27,000 अगर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला चूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी, आपने फिर क्या किया, आपने वो देखे जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही थी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने ये देखा कि आपके पास $21,000 आ रहे हैं और $7,500 आ रहे हैं। इसमें आपका F और G है और F और G में आपने जब कैश फ्लो आपका देखा तो इसमें आपका $32,000 लग रहा है और इस पे आपको $28,500 जो है वो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू बन रही है। तो आप प्रोजेक्ट F जो है एंड G जो इसको सिलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू के तरह के लिए, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ कितनी है 28,500, पिछले में थी 27,000,
इसमें 28,500 आ गई कि नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला जो है थोड़ा उससे बेहतर लग रहा है। तो आपने डॉलर जो इन्वेस्ट किए थे, आउटले किए थे, वो $32,500 थे। अब आपने जब चूज़ किया सॉर्टिंग की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में जहां आपका ये टोटल $32,500 बन रहा था, वहाँ आपको जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आ रही है। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो मुझे लगता है बेहतर बनेगा। तो इसमें हमने जब इनको ऐड किया तो टोटल जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 38,000 आ रही है इस पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को, तो प्रोजेक्ट F, B, C एंड D हैव द 4 लार्जेस्ट। तो 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हम लेके तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारा बजट की कंस्ट्रेंट है कि $32,500 आपने लगाने हैं, तो $32,500 तक आप 4 प्रोजेक्ट कर लेंगे जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी आपने सॉर्टिंग की लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और जहां आपकी कंस्ट्रेंट आई वहां आपने कट लगाया, तो आपको इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है 38,000 आ रही है। तो अब आपने ये देखा कि समरी आपने अब कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में आपने ये देखा कि सबसे पहले तो आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला है इसको भी सॉर्ट किया आपने लार्जेस्ट टू शॉर्ट लोएस्ट। तो आपने देखा कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें हम आप प्रोजेक्ट F, B, C एंड D लेंगे, तो जिसकी वजह से आपको $38,000 जो है वो वैल्यू ऐड होगी आपके। उसके बाद आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला देखा F और G, तो इसमें $28,500 है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला देखा तो आपको $27,000 आया। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर आपने ये सारी की आपकी कैलकुलेशन हुई थी। कैलकुलेशन करने के बाद अब आपने जब सिलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स आप फाइनेंस मैनेजर हैं और आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमने प्रोजेक्ट लेना है, तो आप क्या डिसाइड करेंगे। जाहिर है आप भी मेरी तरह ये वाला प्रोजेक्ट जो है F, B, C और D वाला प्रोजेक्ट लेंगे यकीनन। तो PI जनरेट्स द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द शेयर होल्डर्स वेल्थ व्हेन द लिमिटेड कैपिटल बजट एग्जिस्ट फॉर द सिंगल पीरियड। तो एक पीरियड के लिए जब बजट कंस्ट्रेंट है तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला जो है वो सबसे बेहतर लगेगा। तो अब हम सिंगल पॉइंट एस्टीमेट एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है। सेंसिटिविटी एनालिसिस अ टाइप ऑफ व्हाट इफ uncertainty analysis in which the variable or assumptions are changed from base case in the order to determine their impact on the project's measure results such as net present value और internal rate of returns के आप जब करते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी जब नज़र आ रही है, अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है तो फिर आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। अलाउ अस टू चेंज फ्रॉम सिंगल पॉइंट दैट इज़ द रेवेन्यू, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सैलवेज एटसेट्रा एस्टिमेट्स टू व्हाट इफ़ एनालिसिस जो हम करेंगे। तो यूटिलाइज अ बेस केस को इसमें यूटिलाइज करेंगे टू कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल चेंजेस क्या आ रही हैं। एग्जांपल गिवन चेंज इन फोरकास्ट सेल आ रही है, यूनिट ऑफ सी इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस करने का मकसद ये है कि इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो अनसर्टेनिटी को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, उसमें क्या फोरकास्ट कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं या इस तरह से। अब आ गया आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसमें आपने पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट जो करना है। पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट क्या होगा, ए फॉर्मल कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट विद ओरिजिनल एस्टिमेट्स, कि आपने जो एस्टिमेट से लगाए थे, एस्टिमेट से लगाने के बाद आपका जो ओरिजिनल कास्ट उस पर आई है प्रोजेक्ट पे, उस पर आपने उसका अब पोस्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आपने ऑडिट किया कि क्या मैंने जो एस्टिमेट किए थे हमारे ठीक थे या एस्टिमेट्स में कहीं कमी तो नहीं थी, कि क्या हमारा एस्टिमेट कुछ और था और हमने कैलकुलेशन कोई और पॉइंट पे कर दी। ये चीज़ें आपको चेक करनी होगी। तो इसी तरह आप आइडेंटिफाई यानी प्रोजेक्ट वीकनेस, किसी प्रोजेक्ट में कोई वीकनेसेस हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेवलप अ पॉसिबल सेट ऑफ करेक्टिव एक्शंस, जो अपना एक्शंस है उनको करेक्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फीडबैक जो है वो भी आपको इससे मिलता है पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट से। रिजल्ट मेकिंग बेटर फ्यूचर डिसीजन,
तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप जो पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट करेंगे उससे आप बेटर डिसीजन करने की पोजीशन में होंगे। अब मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। लेट अस अज्यूम दैट फॉलोइंग कैश फ्लो पैटर्न फॉर द प्रोजेक्ट ईयर 0 to 4 जो है उसमें -10 है, +10 है, +100 है, +$900 है और -$1,000 है। हाउ मैनी पोटेंशियल इंटरनल रेट ऑफ पुट दिस प्रोजेक्ट हैव, तो इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। देयर आर मैनी पोटेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज देयर इज़ साइन चेंजेस, जैसे ही साइन चेंज होता है तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का आता है। जैसे कि ये देख लें आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स की जब हम बात करेंगे कि जब -100 में ये था 0 पे आए तो ये आ रहा है, और आप 75 पे जा रहे हैं तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये आ रहा होगा, इसमें डिस्काउंट रेट और कुछ आ रहा होगा, ये कि 12.95% होगा इस जगह, और इधर जो होगा ये आपका 199 पॉइंट मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट है। तो जैसे ही साइन चेंज होता है तो साइन चेंज का उस पर अफेक्ट है, और ये डिस्काउंट रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हैं, इसमें कैलकुलेटर जो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें योर कैलकुलेटर विल ओनली फाइंड वन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न even if there are the multiple internal rate of return, if it will give you the lowest internal rate of return, in this case वो lowest rate of return देगा जो कि 12.95% है। तो ये हमारा था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, हमने किस तरह से प्रोजेक्ट लेना है, उसकी एवेल्यूएशन कैसे करनी है और फिर उसके कंप्लीशन पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट किस तरह से करना है। तो ये मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। जो भी स्टूडेंट हैं, BS फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, MS फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ICMA के हैं, CA के हैं, जो भी स्टूडेंट फाइनेंस को और कैपिटल बजटिंग को पढ़ रहे हैं या जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनके लिए ये मैंने टेक्निक्स आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी और आप दूसरे लोगों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बावजूद कोई आपको प्रॉब्लम आए तो फिर ना भूलिएगा कमेंट करना, तो उसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।